नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिल्लर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। आप सभी को पता है आपकी यूजीसी सीटेट की जो क्लासें हैं वो रेगुलरली साइंस की भी रेगुलर चलने लग गई है आपकी 1 बजे से। सभी को पता है इस चीज़ का। तो जो भी चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सबसे पहला काम आपका यही रहता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? जिससे और फिर क्या है, सब्सक्राइब करने से आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जिससे आपकी कोई भी अदर कोई क्लासें हो तो वो आपको देखने को मिल सके, ठीक है? सारी क्लासें मिल जाएगी, ठीक है? आपको बेल आइकन भी दिया होगा, बेल आइकन में आपको क्लिक कर देना है। जो भी आपकी क्लासें होगी, जब भी स्टार्ट होती है तो आपको लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है? और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, जिससे उनकी क्लास के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा होती है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बता दी। जैसे कोई मैराथन होती है तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, ठीक है? तो वो सभी बातें थी, ठीक है? सीटेट और एस्टेट के लिए मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, सीटेट और एस्टेट में 9 बजे आपकी सोशल स्टडी की क्लास होती है, 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है, 1 बजे आपकी ईवीएस की इंग्लिश की क्लास होती है, 3 बजे आपकी सीडीपी की, 6 बजे आपकी ईवीएस की और 10 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है। तो ये थी आपकी जो क्लासें, सीटेट के अंदर क्लासें आपकी लगती है अभी वर्तमान में इस जगह, ठीक है? तो जरूर देखना है दोस्तों। और आपकी थ्योरी सेशन जो था वो कंप्लीट हो चुका है इन सभी क्लासों का। और अभी आपके जो वर्तमान चल रहे हैं एमसीक्यू, एमसीक्यू पीवाईक्यू करवाए जाते हैं आपको एग्जाम के लिए, क्योंकि एमसीक्यू और पीवाईक्यू ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्या है कि थ्योरी करने के बाद में एमसीक्यू और पीवाईक्यू करने से बहुत फायदा होता है, ठीक है? फायदा बहुत नहीं, आपको फायदा ही उन्हीं से होता है। उसमें क्या है कि एक्स्ट्रा देखो 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो अगर जिसने थ्योरी कंप्लीट कर ली है तो एमसीक्यू जरूर देखना, क्योंकि एमसीक्यू ही से आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है? पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा कि पिछले साल जो पेपर आए हैं वो किस प्रकार के आए हैं। तो एमसीक्यू से आपकी ये इतना अच्छा काम हो जाता है, ठीक है? तो अब हम आगे बात कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर की क्लासें होगी आपको, ठीक है? सिलेक्शन की गारंटी 100% हमारी तरफ से है, ठीक है? अब आपकी तरफ से आप 100% की गारंटी लेते हो या नहीं लेते हो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आपकी कोशिश रहती है तब जाके, हमारा तो 100% हम करेंगे, ठीक है? लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपना 100% हमें दे पाते हो या नहीं, ठीक है? यानी 100% आपको अपनी तैयारी में झुक जाना है दोस्तों, चाहे कैसी भी हो। इतनी मजबूत कर लेनी है तैयारी को कि फिर पूछो ना, आपका क्या होने वाला है, ठीक है? बिल्कुल, जो पीछे बीत गया है उसको नहीं सोचना है, ठीक है? यानी जो हो गया है उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया है उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हीं में हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो अभी आपके पास वक्त है, हालात आपके अच्छे हैं, तो कम से कम तैयारी अच्छी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि सब वक्त बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है? वो किसी के गुलाम नहीं है। वक्त एक ऐसी चीज है जो अच्छों अच्छों को डुबा देती है और अच्छों अच्छों को नाव पार करवा देती है, ठीक है? तो देखिए आज हम पार करने वाले हैं सीटेट साइंस पार्ट 9 को, ठीक है? तो देखिए और आपको इंटरेस्ट आएगा क्वेश्चनों को समझना। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं आपको बहुत क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर नोट्स नहीं बनाते तो दोस्तों नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि नोट्स बनाने से आपको मैं इतना क्लियर करवा दूंगा कि आपके कई क्वेश्चन तो मैं बोलूंगा उसी में से आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो नोट्स बनाना है, मैं कोशिश करता हूं कि पूरी हर चीज लिख दूं मैं, ठीक है? देखिए इसमें पूछा है क्वेश्चन, आपको फर्स्ट दिया हुआ है, इसमें दिया है कि मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। देखो मनुष्य तो बीमार है, हर चीज के लिए बीमार है। क्यों बीमार है मैं आपको बता देता हूँ, उसका आंसर बताइए तब तक आप। बीमारी का मतलब आप हमेशा एक चीज से हमेशा डरते हो, यानी हमेशा बुरे वक्त से डरते हो, यही होता है ना? बुरे वक्त से हमेशा डर जाते हैं लोग, ठीक है? लेकिन मेरा मतलब ये है कि बुरे वक्त से डरा मत करो आप, ठीक है? क्योंकि बुरा वक्त एक ऐसा वक्त है, वो आपको बहुत कुछ चीजें सिखा कर जाता है, ठीक है? यानी कि बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी की तरह है, एक ऐसी तिजोरी की तरह है या ऐसी तिजोरी है
जहां से सफलता के हथियार हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर आप उस तिजोरी को खोलोगे नहीं, ठीक है, तो असफलता ही नहीं आएगी, और असफलता नहीं आएगी तो सफलता कैसे मिलेगी। ठीक है, पता कैसे चलेगा कि हम सफल हुए या ना हुए। ठीक है, तो असफलताओं का ही एक सीढ़ी है सफलता। ठीक है, जहां तक हमें पहुंचना है तो उससे गुजरना तो पड़ेगा हमें असफलताओं से। तो घबराना मत, चल बस बढ़ते जाना है। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला रोग। ठीक है, तो जिसको भी अगर ये तरीका नहीं आता है तो एक याद कर लीजिए, पंडित का टीका न्यू। ठीक है, इससे आपको क्या है कि जीवाणु जनित जितने भी रोग होंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है, पंडित का टीका न्यू। ठीक है, पंडित का टीका न्यू, टीका न्यू। इससे आपको क्या है कि बहुत चीजें याद होगी। वैसे रोग तो आपको लगभग याद है, ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम जीवाणु में कैसे याद करें या हम उसमें कैसे याद करें। तो देखो सबसे बेस्ट तरीका आपको देखो पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, अपने हिसाब से भी आप ट्रिक बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि यही ट्रिक आपके काम में आए। ठीक है, तो देखो पैसे आपको याद रखना है क्या है, प्लेग। क्या याद रखना है, प्लेग आपकी बीमारी किससे जनित होती है, यानी बैक्टीरिया से आपको जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, क्लियर है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो पूछते चलिए। डी से याद रखना है आपका डिप्थेरिया। ठीक है, डिप्थीरिया क्या होता है दोस्तों, डिप्थीरिया आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया हो गया। फिर आपको अगर तय से याद रखना है तो तय से क्या हो जाएगा दोस्तों, तय से याद रखना टाइफाइड। क्या याद रखोगे, टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड। का से याद रखना है, का से क्या याद रखोगे, का से याद रखना है क्या याद रखोगे, काली खांसी। क्या याद रखोगे, काली खांसी। ठीक है, काली खांसी। बस एक शब्द से आपको इतनी चीजें याद हो जाती तो बहुत अच्छी बात है। टी से आपको, टी से वो याद रखना, टाइफाइड कर लेना टी से या तो। ठीक है, का से याद रखना है तो का से कोड भी याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो, कोड जो बीमारी होती है। न्यू से याद रखना सीधा सा है न्यूमोनिया। ठीक है, न्यूमोनिया। तो ये होते हैं आपके जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से अधिकतर पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। पंडित का टीका न्यू लिख लीजिए, जिससे आपका पै से प्लेग हो जाता है, डी से डिप्थीरिया हो जाता है, ते से टाइफाइड, का से काली खांसी, और टी को छोड़ दिया, टी से टाइफाइड बना लीजिए फिर से, का से आपका कोड हो जाता है, न्यू से निमोनिया। ठीक है, तो ये रोग हैं आपके, इनसे याद करने के तरीके भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें याद हो जाएगा आपका। तो ये थे आपके जीवाणु से जीवाणु जनित रोग। कौन से, जीवाणु जनित रोग। ठीक है, जीवाणु जनित रोग। अब इसमें देखो, इससे यही पूछा है कि एक सामान्य जीवाणु से होने वाला रोग, तो देखो टाइफाइड, मिजल्स, मलेरिया, चिकन पॉक्स। तो याद रखना है आपका टाइफाइड, देखो इसमें दिया हुआ है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टाइफाइड। इतना आसान हो जाता है। ठीक है, अगर आपको वायरस की पूछता है, देखो वायरस की भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, जैसे आएगा मैं आपको और भी आगे बताता जाऊंगा, जो भी आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, घबराना मत। लेकिन इसमें ये दिए हुए हैं तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। क्या है, मेरी केट एमपी की है, ऐसे याद कर लेना, मेरी केट, CAT केट एमपी की है। ठीक है, एमपी की है, ये ऐसा याद रख लेना, जिससे क्या है कि आपको याद हो जाए। इसमें जो आपको बताने वाला हूँ, पहला अक्षर ये आपको याद हो जाएगा, तो आपको पहले से इससे आइडिया तो लग जाएगा। जैसे एम है तो ये मिजल्स हो गया। ठीक है, ये मिजल्स हो गया, यानी याद रखना है इसे मिजल्स, मिजल्स हो गया। ठीक है, मिजल्स। ठीक है, मिजल्स। अब इसमें एक एम और है, तो एक एम को याद रख लेना, एक एम क्या हो जाएगा, मेनिनजाइटिस। क्या हो जाता है, मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। ठीक है, मेनिनजाइटिस हो गया। उसके बाद में अगर मैं फिर से बात करूं तो देखो और क्या हो जाता है, एम ई करना, मेरी हो जाता है ना, एम ई। तो एम ई से याद रख लेना। आर से आपका क्या हो जाएगा, आर से आपको रेबीज याद रख लेना है। ठीक है, क्या याद रखोगे, रेबीज। रेबीज याद हो गया। आई से याद रखना आपको इन्फ्लुएंजा। क्या याद रखना है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये याद हो जाएगा आपको। ठीक है, सी से याद रखना चिकन पॉक्स। क्या याद रखना है, चिकन पॉक्स, जिसे हम चेचक के नाम से जानते हैं, चेचक। ठीक है, ये भी क्लियर है। ए से याद रखना आपको एड्स। ठीक है, एड्स याद हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो ये हो गया आपका। टी से याद रखना क्या, ट्रेकोमा। क्या याद रखोगे, ट्रेकोमा हो जाएगा। ठीक है, ट्रेकोमा कोई दिक्कत नहीं है। और पी, पी से आपका क्या हो जाएगा, पोलियो। क्या हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा याद, बिल्कुल होगा। अब इसको छोड़ देना है, बस इस चीज को छोड़ देना है, ये हो जाएगा आपका हर्पीज। क्या हो जाएगा, हर्पीज। तो अब ये आपको क्लियर हो चुके होंगे।
अगर जिसने नहीं क्लियर किया है तो इसके आप अपना वो बना लेना, ठीक है, नोट्स बनाते चलना, जिससे आपको ये चीजें आसान हो जाए दोस्तों। और ये आते भी हैं एग्जाम में, कई बार पूछे जाते हैं। तो आपके ये याद रखना है, जीवाणु जनित रोग, ये वायरस जनित रोग है, ठीक है, वायरस जनित रोग है, जिससे आपको आसान हो जाता है वायरस, ठीक है। ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, मलेरिया, क्लियर है। फिर भी हम प्रोटोजोआ जनित भी देखेंगे, कवक द्वारा भी देखेंगे, ठीक है। गंजा दामाद खाए फ्रूट, वो सभी हम आगे देखते चलेंगे, ठीक है। दूध को दही में परिवर्तन करने वाला जीवाणु है। सभी को इसका आंसर देना है, सोचना है कि आंसर क्या होगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, देखो बेसिलस की बात करता हूं तो बेसिलस एक बैक्टीरिया का क्या है, एक बैक्टीरिया की बात में करते हैं तो बैक्टीरिया का एक वंश है, क्या है, बेसिलस एक बैक्टीरिया का वंश है। बैक्टीरिया जो है आपके पास, बैक्टीरिया का एक वंश है ये, एक बेसिलस, बेसिलस एंथेसिस, ठीक है। ओके, चलो राइजोबियम क्या है, राइजोबियम कोई बता सकता है कि राइजोबियम क्या है? इसे हम बात करते हैं तो राइजोबियम एक भूमि का जीवाणु है, जो मैंने कल शायद करवाया भी था, ठीक है। भूमि का जीवाणु है, भूमि का जीवाणु इसे कह सकते हैं, भूमि का जीवाणु। ये क्या काम करते हैं, ये नाइट्रोजन का स्तरीकरण काम करने में काम में आता है। नाइट्रोजन का क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्तरीकरण या यौगीकरण करते हैं, ऐसा मान लेना, यौगीकरण, ठीक है, यौगीकरण करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी जो पेड़ पौधे होते हैं जिसके जड़ों में गांठें होती है, ठीक है, उसमें राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्तरीकरण करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये था राइजोबियम के बारे में जो मैंने आपको बताया है, भूमि का जीवाणु भी कहते हैं इसको। ये नाइट्रोजन का यौगीकरण या स्तरीकरण करने में काम में आता है, ठीक है। ये भी आपको कंप्लीट हो चुका होगा। अब आपको ये देखना है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसमें क्या होता है ये आपको बताना है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपने पढ़ा होगा, तपेदिक के बारे में खूब सुना होगा, तपेदिक जिसे हम क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये उसका जीवाणु है। तपेदिक किसकी वजह से होता है, तो माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से तपेदिक रोग होता है। तपेदिक जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, ठीक है, और भी कुछ पूछना हो तो। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसमें क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में तपेदिक नाम का रोग होता है, जिससे क्या होता है, ये जो जीवाणु होता है ये इसको फैलाता है, ठीक है, तपेदिक, ठीक है, इसको, ठीक है, जिसे हम क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। तो ये था आपका इसके आंसर। और इसका आंसर देखो, दूध से दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है, लेक्टोबैसिलस। क्या है, लेक्टोबैसिलस, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में, ठीक है। तो लेक्टोबैसिलस, देखो हाँ बिल्कुल। और जब भी कोई बच्चा छोटा बच्चा होता है तो उनकी क्या है, रेनिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है पेट के अंदर, जो क्या होता है, जो बच्चे में जो दूध पीते हैं तो वो रेनिन नाम का एंजाइम दूध पाचन में मदद करता है, दूध को पचाने में मदद करता है, रेनिन नाम का एंजाइम, याद रखना ये भी, ठीक है, दूध को पचाने में मदद करता है। तो लेक्टोबैसिलस क्या करता है, दूध को दही में बदलने का काम करता है लेक्टोबैसिलस। तो याद रखना है, ये रेनिन तो दूध के बारे में आया इसलिए मैंने बताया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सभी को नजर आया होगा, लेक्टोबैसिलस, ठीक है। तो ये था आपका इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेंगू परजीवी का वाहक है, सभी को इसका आंसर देना है कि डेंगू परजीवी का वाहक क्या है, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर दीजिए, सभी को आंसर देना है। देखो कॉकरोच आपका नहीं हो सकता, ठीक है, कॉकरोच नहीं हो सकता। अदर जो भी बीमारियां होती है वो अधिकतर हमें घरेलू मधुमक्खियों से होती है, ठीक है। लेकिन इसमें कहा है कि डेंगू परजीवी के बारे में बताना है कि डेंगू परजीवी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। यानी ये पूछ सकता है कि डेंगू परजीवी का वाहक कौन सा है, ठीक है। तो याद रखना है, डेंगू परजीवी के बारे में पूछता है तो मादा एडिज मच्छर, फीमेल एडिज मस्कट, ये आपका राइट आंसर होगा, डेंगू परजीवी। ऑप्शन इसका गलत होगा, जो भी ऑप्शन है इसका वो गलत होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। मादा परजीवी को याद रखना, मादा एडिज मच्छर है जो डेंगू परजीवी का वाहक है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का काम करता है, ये डेंगू परजीवी वाहक मादा एडिज मच्छर, ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करते हैं सर फिर मादा एनोफ्लीज क्या चीज है, तो मादा एनोफ्लीज भी एक मच्छर की प्रजाति है जो हमारे कौन सा रोग फैलाती है, सभी को लगभग पता है, ये मलेरिया रोग से वाकिफ हो आप, मलेरिया, ठीक है। तो मलेरिया रोग आपको फैलाते हैं, ये सभी चीजें पता होगी ऑलरेडी। यानी अब आपको मैं बात करता हूँ कि जो मादा एनोफ्लीज के लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा एंजाइम है, ठीक है।
या कौन सा परजीवी पाया जाता है, तो वो बताना है कि आपके पास जो मादा एनोफ्लीज मच्छर होता है तो उसके लार में कौन सा एंजाइम या आपके पास परजीवी पाया जाता है, तो जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मोडियम। क्या होगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नाम का एक मान सकते हो, प्लाज्मोडियम एक परजीवी होता है जो मलेरिया मच्छर होता है मादा एनोफ्लीज उसकी लार में होता है, जिससे वो अंदर जाके क्या करता है, जिसको भी काटता है वहां पे अंडे दे देता है और उसमें क्या होता है वो जनन क्रिया होके चलता रहता है और वहां पर वो क्या करता है, मलेरिया रोग फैला देता है जिससे वो बीमार पड़ जाता है। ठीक है, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलिए, इसका राइट आंसर देखो, इसमें मादा एनोफ्लीज नहीं होगा, मादा एनोफ्लीज होता है मलेरिया रोग में। तो इसका राइट आंसर डेंगू ज्वर का क्या हो जाएगा, वन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वन आंसर होगा इसका, ध्यान से देखिएगा, वन इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। मनुष्य में जो वायरस से होने वाला रोग है, अभी मैं आपको बता के आया हूँ कि मेरी MER मेरी मेरी केट MP की है। 2 मिनट के लिए आप क्वेश्चन को देखिए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बिल्कुल। तो आंसर आ गया होगा आपको। देखो, मैंने अभी आपको कहा है कि मेरी केट MP की है, यानी मिजल्स हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, दोनों एम तो कैंसिल हो गए। ठीक है, मैंने इसको कहा ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, इसको भी हटा दीजिए। ठीक है, अभी हम ट्यूबरकुलोसिस पढ़ के आए थे, सभी को पता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको सभी को नजर आया होगा, पी से मैंने क्या बताया था, पोलियो। क्या बताया था, पोलियो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोलियो। वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है, पोलियो होता है। ठीक है, तो आपको क्लियर है, बिल्कुल मैंने ये कहा भी था आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है, देखो पहली बात तो मलेरिया रोग मादा एनोप्लीज से होता है, याद रखना क्वेश्चन आएगा, मादा एनोप्लीज, एनोफ्लीज मच्छर नाम के काटने से होता है। क्यों, क्योंकि इसके लार में एक परजीवी पाया जाता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम नाम का जीवाणु पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो आपको देखो मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है, देखो मकड़ी, गलत बात, मकड़ी के काटने से तो स्पाइडरमैन बनते बताए। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है, मकड़ी से काटने से कोई स्पाइडरमैन नहीं बनता है, कटवा के मत देख लेना, कुछ मकड़ियां इतनी जहरीली होती है कि जान निकल जाती है। ठीक है, तो मकड़ी स्पाइडरमैन, ठीक है, वो नहीं हो सकता। मधुमक्खी, मधुमक्खी भी नहीं होगी, घरेलू मक्खी, अदर बीमारियां जो होती है ज्यादातर ये फैलाती है। ठीक है, तो मस्कट आपका हो गया मच्छर, जो मादा एनोफ्लीज के नाम से जानते हैं हम उस मच्छर को। तो इसका राइट आंसर 2 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलो तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पेनिसिलिन। सभी को ध्यान रखना है, पेनिसिलिन के बारे में पूछा गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ में जो क्वेश्चन है और वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं बताने वाला हूं, वो ध्यान रखना। ठीक है, तो पेनिसिलिन की बात करते हैं। पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की थी, अगर आपको याद होगा तो पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की थी, सभी को पता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो आप पूछोगे सर फिर एडवर्ड जेनर ने भी तो कुछ किया था, हमने तो पढ़ा था एडवर्ड जेनर ने भी, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, किसकी, चिकन पॉक्स, चेचक के टीके की खोज की थी, जो छोटी माता बड़ी माता आती है ना उनकी। तो चेचक के टीके की खोज की थी, चेचक के टीके की खोज, टीके की खोज की थी। तो याद रखना है आपको, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने, याद रखोगे।
कोई दिक्कत नहीं है। और हम इसको बात करते हैं तो इसे इम्यूनोलॉजी के पिता भी कहा जाता है। इम्यूनोलॉजी जानते हो? इम्यूनोलॉजी यानी जो हमारी क्षमता होती है, कैपेबिलिटी, यानी रोगों से लड़ने की। इम्यूनोलॉजी जिसे है प्रतिरक्षा बोलते हैं। इम्यूनोलॉजी की खोज भी इन्होंने की थी। ठीक है, के जनक। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रखना है। आपको पूछे इम्यूनोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, तो एडवर्ड जेनर को। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो भी आपको क्या बताना है, एडवर्ड जेनर। याद रहेगा। अब आपका इसका तो राइट आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो चुका है। लुई पास्चर की बात कर लेते हैं। लुई पास्चर के बारे में, जो पाश्चुरीकरण होता है, सभी को पता है पाश्चुरीकरण। ठीक है, पाश्चुरीकरण। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी, पाश्चुरीकरण की, तो लुई पास्चर ने। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, इसकी एक चीज और भी आपने कभी देखी होगी तो सुनी होगी, तो आपने रेबीज के टीके की खोज भी किसने की थी, रेबीज के टीके की खोज भी इन्होंने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी साथियों, रेबीज के टीके की खोज भी लुई पास्चर ने की थी। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। ध्यान से देखिए, इसका भी ऑप्शन आपका गलत हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको आंसर देना है गिलोय, ठीक है, सिनकोना, एलोवेरा और सीपेज। ठीक है, सीपेज एक पेड़ की प्रजाति है। ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा, सभी ने सुना भी होगा, कई बार देखा भी होगा। ठीक है, मलेरिया और डेंगू के जो उपचार के लिए दवाइयाँ बनाई जाती है, वो सिनकोना के पेड़ से बनाई जाती है। ठीक है, सिनकोना के पेड़ से बनाई जाती है। तो याद रखना, आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 2 इसमें राइट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, 2 1 नहीं होगा, इसमें ऑप्शन आपका 2 होगा। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की थी। तो पहली बात, आपके पास क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो बना है वो भी एक अपने आप के अंदर क्वेश्चन और आंसर लेके घूम रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले पहले प्रतिजैविक की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये भी याद रखना है, कब की थी, 1928 में। किस खोज कौन सी थी, किसने कौन सी खोज की थी, तो पेनिसिलिन की। अभी हम पढ़ के आए हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब याद रखना है कि कब की थी, 1928 में। ठीक है, तो ये एक पहला प्रतिजैविक भी था, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, तो इसका राइट आंसर आपके सामने हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिश सभी को करनी है। देखो, कोशिश करोगे ही तभी ये आपका सिस्टम सही हो सकता है। ठीक है, कोशिश ही जरूरी है। ठीक है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोच तो हम बहुत कुछ लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। तो इसमें बताना है कि सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया। अभी हम बताते हुए आ रहा हूं। देखो, एक अगर एक चीज आपकी क्लियर है तो देखो कितने क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, कितने क्वेश्चन सोल्व हो गए। तो पहली आपकी कौन सी है, पहला प्रतिजैविक अभी हमने बताया था मैंने इस गए क्वेश्चन में ही। तो पहली प्रतिजैविक कौन सी है, पेनिसिलिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर इसमें 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखो दिया हुआ है पैकेट और थैलो या थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है, क्या किया जाता है, किण्वन किया जाता है, पाश्चुरीकरण किया जाता है, भंडारण किया जाता है, या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। देखो, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो मैंने अभी आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि राइजोबियम नाम का जीवाणु करता है, तो ये तो आपका वैसे भी नहीं हो सकता। राइजोबियम नाम का जीवाणु, राइजोबियम। ठीक है, ये जीवाणु है जो नाइट्रोजन का स्तरीकरण करता है जमीन में। ठीक है, भंडारण तो नहीं हो सकता क्योंकि भंडारण तो आपका भंडारण होता है। ठीक है, अब इन दोनों में से होता है किण्वन और पार्श्वीकरण। किण्वन देखो तो फर्मेंटेशन क्या होता है, जो हम किसी चीज को सड़ाते गलाते हैं, वो होता है आपका किण्वन। ठीक है, लेकिन पाश्चुरीकरण होता है जिसको हम
पेक्टो और थैलो में भरते हैं, ठीक है, 5 चूरी क्रम में, ठीक है। तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट थी जो याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 2 इज राइट आंसर, ठीक है। सूक्ष्म जीव है, इसमें से बताना है कि आपका सूक्ष्म जीव कौन सा है, क्या वायरस है, कवक है, जीवाणु है, इस उपरोक्त में से सभी, ठीक है। तो देखो आपके बात करता हूं अगर मैं सूक्ष्म जीवों की, तो मुख्यतः 6 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से दोस्तों, 6 प्रकार में, लगभग 6 प्रकार में बांटा गया है, ध्यान देखना, ठीक है। 6 टाइप के लगभग बांटे गए हैं। 6 प्रकार के मैं बात कर लेता हूँ थोड़े थोड़े हिंट के तौर पर, आपको भी बताते हुए चलना है कमेंट सेक्शन में। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको हटा देना, ठीक है। पहली बात, पहला आपने विषाणु बताया है, चलो कोई बात नहीं, आपने पहला विषाणु बता दिया, ठीक है, पहला विषाणु बता दिया। दूसरा आपको क्या बताना है, दूसरा आपका कवक हो चुका है, ठीक है, दूसरा आपका कवक हो चुका है। तीसरा आपका जीवाणु हो चुका है, ठीक है, तीसरा जीवाणु हो चुका है। चौथे की बात करता हूं तो आपके पास क्या बनेगा, माइक्रोप्लाज्मा, क्या होता है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। वैसे तो ये इसी में आ जाते हैं, लेकिन अलग से कर रहे हैं, तो अगर खींच के हम 6 डिवाइडों में बांट सकते हैं। और क्या चीज रह चुकी है आपका, 1 2 3 4 हुआ है, एक होता है प्रोटोजोआ। कौन सा होता है, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ये आपके पास थे कितने, 1 हो गया, 2 हो गया, आपके पास और बचा क्या है, आपके पास एक भी बचा है, सेवाल। सेवाल भी आपका क्या होता है, सूक्ष्म जीवों में गिनती आता है। तो 6 प्रकार के सूक्ष्म जीव हो गए, वायरस, कवक, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, प्रोटोजोआ, सेवाल। तो ये 6 प्रकार से आप बता सकते हो कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार से बांटे गए हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आपसे इसमें पूछा जाता है कि सूक्ष्म जीव क्या कौन से हैं। देखिए वायरस भी है, कवक भी है, जीवाणु भी है, तो आपका सुटेबल आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सभी के सामने 4 आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल। तो अब अगला क्वेश्चन आपको देखना है, देखो कोशिश तो पूरी करनी पड़ेगी आपको, अपनी जितनी हो सके उतनी पूरी जोर लगाओ, ठीक है। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो दोस्तों अपने तरीके बदलो, इरादे मत बदलो, बस तरीके आपको बदलते रहना है। अगर उस तरीके से कामयाब नहीं हुए तो तरीका चेंज करो, मंजिल को चेंज, इरादे चेंज मत करो, ठीक है। इरादे आपके अच्छे रहना चाहिए और बढ़िया, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं सूक्ष्म जीव क्या है, व्हाट इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये बताना है कि सूक्ष्म जीव होते क्या है। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपके अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है, पढ़ो। जीव जिन्हें हम यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, या फिर हमें यह बताना है कि जीव जिन्हें हम यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते और जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, यानी ऐसे जीव जिसे हम आंखों से भी नहीं देख सकते, यंत्र की सहायता से भी नहीं देख सकते। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए, सूक्ष्म जीव क्या है, सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 इज करेक्ट आंसर, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, सबसे बेस्ट आंसर आपका 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दीजिए, आंसर सोचिए कि क्या आंसर होगा इसका, ठीक है, सभी को आंसर सोचना है। सभी को आंसर देना है, सभी को आंसर देते हुए चलना है। किस सूक्ष्म जीव में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा कि सजीव और निर्जीव दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो बता दीजिए सजीव और निर्जीव दोनों के गुण किसमें होते हैं, सजीव और निर्जीव दोनों के गुण किसमें होते हैं, समझ में आ गया होगा आंसर आपके दिमाग में। वायरस क्या है, वायरस आपका ऐसा है जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, क्लियर है सभी को, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। तो इसका अगला क्वेश्चन जब तक आप देख लीजिए, ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन, इसमें तो राइट आंसर ये हो गया, तब तक आप अपना अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका क्या होता है राइट आंसर, ठीक है।
देखिए आपको बताना है कि देखिए जीवाणु से होने वाले रोग तो हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। और आपको अब बताना है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। सभी को आंसर बताना है इसी के अंदर, जो साथ के साथ में आपकी क्या है कि हैबिट भी बैठ जाएगी। तो आपने अभी तक क्या देखा है, अभी आपको मैंने आपको बताया है कि आपकी किस किस प्रकार से आपको देखने को मिला होगा, वर्ग में बांटा गया है सूक्ष्म जीवों को। जीवाणु, कवक भी हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, शैवाल हो सकता है, बांटा है ना। देखिए मैंने आपको कितने भागों में बांटा है, 6 प्रकार से, ठीक है। एक तो आपका जीवाणु हो जाता था, ठीक है। एक आपका कवक हो गया, ठीक है, कवक हो गया। दो तीसरा आपका शैवाल हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखते चलिए, प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, प्रोटोजोआ, ठीक है। और आपके पास फिर से बन गया क्या, कवक हो गया, प्रोटोजोआ होगा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब आपका एक हो गया वायरस, हो गए 6 वायरस, ठीक है, वायरस। तो 6 हो गए, याद रखना है 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो अब आपको देखना है, देखो प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं वो ध्यान रखना है। प्रोटोजोआ से एक तो आपका होता है पेचिस, याद रखना है कौन सा रोग होता है, पेचिस। पेचिस भी आपका किससे रोग होता है, इससे रोग होता है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है। पेचिस हो गया। मलेरिया भी मैंने आपको बताया था कि मलेरिया कौन सा रोग होता है, मलेरिया भी आपका ठीक है, मलेरिया। मलेरिया रोग भी मैं अभी आपको बता के आया था कि कौन सा रोग है, मलेरिया भी आपका प्रोटोजोआ रोग है, ठीक है। चिकन, और इसके बारे में मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया था, तो ये तो आपके सभी से सही थे। चिकन पॉक्स भी होता है, छोटी माता, इसमें भी आता है, ठीक है, इससे भी हो जाता है। हिपेटाइटिस ए हो गया, हिपेटाइटिस ए हो गया, ठीक है, हिपेटाइटिस ए हो गया। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये थे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को पढ़िए, जब तक आप अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, बिल्कुल। आंसर सभी को देते हुए चलना है, क्योंकि देखो आंसर दोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। पेड़ पौधों से मिलने वाले हार्मोन्स भी है इसमें, जो आपका क्वेश्चन है उसकी बात है, पेड़ पौधों से मिलने वाले हार्मोन्स। सभी को बताना है, ठीक है, आंसर तो सभी को देना है। देखो प्रतिजैविक की बात कर रहा है, अभी हमने प्रतिजैविक औषधि है, तो प्रतिजैविक औषधि, तो हमने प्रतिजैविक के बारे में तो अभी आप हाल ही पढ़ के आए हो, पेनिसिलिन है, ठीक है। इंसुलिन, इंसुलिन मनुष्य की कोशिकाओं में पाया जाता है, जो आपके पास बीटा कोशिका होती है उसमें आपके इंसुलिन बनता है, ठीक है। शरीर के अंदर जो मनुष्य होता है उसके अंदर इंसुलिन पाया जाता है बीटा कोशिकाओं में। एल्ड्रीन हो गया, एल्ड्रोन या एक्स ऑक्सिन। तो एक्स ऑक्सिन मैंने आपको इसलिए कहा है कि ऑक्सिन पादप हार्मोन्स में आता है, ठीक है। तो पादप हार्मोन्स में देखते हो आप अगर पढ़े हुए होंगे तो आपको पादप हार्मोन्स में ऑक्सिन हो गया है, ठीक है, साइटोकाइनिन हो गया है, इस प्रकार के 2-3 हार्मोन्स थे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया ऑक्सिन, ऑक्सिन हो गया है, ठीक है, साइटो काइनिन हो गया है, साइटोकाइनिन हो गया है। और आपको भी कुछ कुछ याद आ रहा होगा साइटोकाइनिन के बारे, इथाइलिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, ठीक है, ये सब, ठीक है, एप्सिकम हो गया है, ठीक है, ऑक्सिन हो गया है, साइटोकाइनिन हो गया है, ठीक है, जिब्रेलिन हो गया है, ठीक है, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हो गया है, और आपको अभी बताया था इथाइलिन हो गया है, ठीक है, एब्सिडिक अम्ल हो गया है। तो ये थे आपके, ये पादप हार्मोन्स है, ठीक है। तो ये अलग चीज है, ये मनुष्य का है। पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक औषधि है, ठीक है, जो कवक से मिलती है हमें। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, सभी को इसका आंसर देना है कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, इसमें मान लो कि आपके पास 6 भी ऑप्शन होना चाहिए। क्या ऑप्शन होना चाहिए, इसको 6 मान लो तो, ठीक है, क्योंकि 6 भी आपके पास ऑप्शन में होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ आपको, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, मतलब कि आपका राइट आंसर क्या जाएगा, सी, 6 आपका राइट आंसर होगा। कितना, 6 आंसर, ध्यान रखना, क्योंकि काम की चीज है इसलिए मैंने पहले ऑलरेडी ये चीजें कंप्लीट करवा दी है, तो आपको उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब आपको सभी को ये बताना है, सभी को देखो आप, मैं देखूंगा सभी के, आपको इतनी सी चीज बतानी है, एक कोशिकीय जीव
कौन कौन से हैं? एक कोशिकीय जीव आपके पास आपको देखते हो तो कौन कौन से मिलते हैं? सभी को आंसर आपने सभी ने पढ़ा है, बहुत बहुत बार पढ़ा है, अधिकतर सभी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान नहीं दे पाते। एक दो का नाम बता दीजिए बस। डायटम का नाम सुना है आपने? सभी ने डायटम, डायटम हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यह सभी क्या है? एक कोशिकीय जीव है। तो अमीबा हो गया, काऊ तो पूरी कोशिकीय है, सेल स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है। किसका? इकाइनोडर्मेटा। देखो बात ऐसी है, जब आप संघों के बारे में पढ़ते हो तो स्टारफिश एक मछली नहीं है। क्या है? स्टारफिश मछली नहीं है, स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है। याद रखना है, जब सदस्यों के बारे में, संघों के बारे में पढ़ते हो तो स्टारफिश एक मछली नहीं है, लगा फिश है लेकिन मछली नहीं है, एक इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है। ठीक है, ह्यूमन मेमल्स का है। ठीक है, मेमल्स का एक सदस्य है, मेमल्स। ठीक है, काउ भी एक मेमल्स का सदस्य है। और आपके पास अमीबा है, वन कोशिकीय, यूनिसेलर ऑर्गन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्टारफिश आपने अब तक सुना होगा तो ध्यान रखना, स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है। ठीक है, ना कि मछली। मछली नहीं है स्टारफिश, याद रखना। जैसे मैंने आपको कहा कि चमगादड़ के बारे में, चमगादड़, तो आपने क्या कहा? ये पक्षी है, लेकिन ये भी दोस्तों पक्षी नहीं है। ये भी क्या है आपके पास? ये मेमल्स में गिनती आता है। क्यों आता है मेमल्स में गिनती? क्योंकि ये बच्चे देता है। क्या देता है? मेमल्स। ठीक है, बच्चे पैदा करता है, और बच्चे पैदा करने वाले क्या कहलाते हैं? मेमल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज के ये क्वेश्चन था, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने ये चीजें बताई है। कवक क्या है? सभी को आंसर देना है, कवक क्या है? कवक एक प्रकार का पौधा है। ठीक है, या मल्टीसेलर है यानी बहुकोशिकीय है, या आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव है। उपरोक्त सभी। देखो कवक के बारे में मैंने आपको पढ़ा के आया है कि सूक्ष्म जीव है कि नहीं? सूक्ष्म जीव है, और उसके बारे में एक प्रकार का पौधा भी है। बिल्कुल, कवक एक प्रकार का पौधा है। जैसे हमने बरसात के दिनों में हम जाते हैं तो इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती होगी आपको। ठीक है, पेड़ों के ऊपर, तो वो क्या है? वो कवकी है। ठीक है, वो क्या है? कवकी है। इस प्रकार की संरचना देखने को मिली होगी पेड़ों पर, कहीं और जगह, तो वो कवक है। तो बहुकोशिकीय जीव भी है, एक प्रकार का एक पौधा भी मान सकते हो। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, यानी कि इसमें सभी राइट आंसर हैं आपके। इन 19 में देखिए, 19 में आपका राइट आंसर क्या होगा? सभी को आंसर देना है। ठीक है, इज फॉर आंसर इसका। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाय में खुरपका और मुंहपका रोग होता है। ठीक है, इससे आपको ये भी पता चल गया होगा कि जानवरों में कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो सभी को बताना है कि जानवरों में कौन कौन से रोग होते हैं। सभी को। गाय में खुरपकार मुंहपका रोग किसके कारण होता है? आप सभी को पता होगा। राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? वायरस के कारण आपका गाय में खुरपका और मुंहपका रोग होता है। ठीक है, वायरस के कारण होती है। ठीक है, बिल्कुल। और ये फैलता भी है, ये भी चीज याद रखनी है, ये फैलता भी है। देखो पशुओं में एक रोग होता है रिंडर पेस्ट। क्या रोग होता है? याद रखना, रिंडर पेस्ट आपको पूछा जाता है। रिंडर, रिंडर पेस्ट। तो रिंडर पेस्ट के बारे में याद रखना है कि आपको पूछा जाता है कि रिंडर पेस्ट रोग किस में होता है? किस में होता है रिंडर पेस्ट रोग? तो ये रिंडर पेस्ट की बात करता हूँ, ये पशुओं में होता है। याद रखना इतना सा, पशुओं में होता है। और ये इसकी बात करता हूँ रिंडर पेस्ट की, तो इसे पशुओं का प्लेग के नाम से भी जानते हैं। पशुओं का क्या नाम हैं? प्लेग के नाम से भी जानते हैं। पशुओं में प्लेग, जैसे इंसानों में प्लेग होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, तो वो इनमें हो जाता है। ठीक है, तो पशुओं का प्लेग क्या कहलाता है? रिंडर पेस्ट। याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल।
चलो, तो इसमें भी आपका राइट आंसर मिल चुका होगा। तो इसमें देखो जीवाणु कौन से होते हैं, अब ये बताना है कि जीवाणु कौन से होते हैं। एक कोशिकीय जीव है, सूक्ष्म जीव है, सर्वत्र में पाए जाने वाले जीव है, या उपरोक्त सभी। तो इसका तो सभी को आंसर आ चुका होगा, सभी का आंसर आना चाहिए इसका। देखिए दोस्तों, इसका सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 इज करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। क्या आंसर होना चाहिए, उपरोक्त सभी आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, उपरोक्त सभी इज करेक्ट आंसर। तो जीवाणु कौन से होते हैं, उपरोक्त सभी एक कोशिकीय जीव भी होते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक है, और ये हर जगह पाए जाते हैं। तो ये थी इनकी खासियत। आज हमने देखो 20 क्वेश्चन किए हैं, और 20 क्वेश्चन अगर मानते हो, एक क्वेश्चन के साथ भी एक क्वेश्चन, तो 60 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन तो आपको मानते हुए चलना है कि 50 क्वेश्चन तो आपके कवर हो चुके हैं। ठीक है, कोशिश ये करता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, पूरा बेहतर कोशिश मेरी यही रहती है। फिर भी आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लाइव क्लासेस जब होगी तो और भी अच्छा तरीके से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसका राइट आंसर आपके पास ये हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे आपके आज के जो क्वेश्चन थे, मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। ठीक है, अब जिसको भी क्लासें पूरी देखनी है, अगर सीटेट की जितनी भी क्लासें आपकी अब तक हुई है, ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जाते ही आपको पहले यूजीसी नेट की देखने को मिलेगी, उसके नीचे जाने के बाद में आपको सीटेट की सारी क्लासें देखने को मिलेगी। तो आपकी जो भी क्लासें हैं वहां पे आप जाके ट्राई कर लीजिए, वहां पे आपको सारी क्लासें उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, सारी क्लासें आपको वहां पर मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, और आपको सब्सक्राइब भी करना है बटन को, और यहाँ पर आपको साइड में यहाँ पर बेल आइकन का इस प्रकार का घंटी का आकार का दिया होता है। ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया होता है, तो उस बेल आइकन को दबा लेना, जिससे क्या है कि आपको क्लास की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। ठीक है, इस प्रकार आपके नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, सभी क्लासें आपको मिल जाती है होम पेज पे, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको आगे ही स्टोरी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जिसने खुद को भी खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पे सर्च किया है। तो अगर आपको सर्च करे कोई, तो आपको ऐसा काम करके दिखाना है, कोशिश आपकी ये रहे कि आपको गूगल पर सर्च करें। ठीक है, जैसे अभी कोई भी बात हो, तो हम जैसे मैथ मैथ पढ़ते हैं। ठीक है, मैथ पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैथ का अगर मैं, कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैथ में इस तरीके से करवा सकूं कि लोग मुझे सर्च करने लगे। कोशिश मेरी यही रहेगी कि बच्चे मेरे से पढ़ना चाहें। बस इतना सा काम करना चाहता हूँ, मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये पूरी कोशिश करूंगा अपनी। ठीक है, कि मैं अच्छी तरीके से वो चीजें कवर करवा सकूं। ठीक है, तो साइंस की अगर ऑफलाइन जैसे ऑनलाइन क्लास होती, सभी स्टूडेंट मेरे साथ होते, तो उनकी क्वेरी को भी मुझे समझने में थोड़ी आसानी होती। ठीक है, उनके क्या क्वेरी, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको भी समझने में आसानी होती, तो पढ़ाने में थोड़ा डबल मजा बन जाता। ठीक है, तो बिल्कुल, तो मैं कोशिश करूंगा। मैंने कहा भी था सर से, लेकिन उन्होंने कहा कि टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग की वजह से ये सब चल रहा है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी, और अपनी भी पूरी, आपकी भी बनती है कि आप भी अपनी पूरी कोशिश करें। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो इन नंबरों पे आपको कॉल कर देना है। ठीक है, मैसेज कर देना है, तो आपको कोई भी दिक्कत हो तो। ठीक है, और आप सभी को पता है कि आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है, जिससे आपको एमसीक्यू सभी को देखने को मिले। साइट को सभी को पता है कि साइट पे से आपको पूरा बायोडाटा आपको वहां पर डाउनलोड करने को मिल जाएगा। चलो, तो आज के लिए क्लास इतनी ही रहेगी दोस्तों, अपना फीडबैक जरूर देकर जाइए, क्लास कैसी लगी। ठीक है, क्लास के जो कंटेंट है आपको वो कैसा लगा, एग्जाम में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उन सभी के बारे में हमने बातचीत की है। ठीक है, फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम डाउट रहती है, तो बिल्कुल डाउट सेशन में आपको ये सभी क्वेश्चन क्लियर करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, और रेगुलरिटी बनाए रखना सेकंड पेपर के अंदर। ठीक है, बिल्कुल भी स्पेस मत देना कि सर थोड़ा सा गैप दे देते हैं, एक दो दिन नहीं पढ़ते हैं। तो रेगुलरिटी बनाए रखना, चाहे कैसा भी हो। चलो, तो टेक केयर, ख्याल रखना अपना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।